जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है फाइलेटिक लीनिएज। फाइलेटिक लीनिएज क्या है, इसकी पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पिछला लेक्चर याद होगा, मैंने बताया कि पूरी दुनिया में बेशुमार इनॉर्मस नंबर ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं और साइंटिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज़म को जो उन्होंने अभी तक स्टडीड कर लिए हैं, जो डिस्कवर कर लिए हैं, वो उनका नंबर बताते हैं कि वो ऑलमोस्ट जो है वो 2.5 मिलियंस हैं। 2.5 मिलियंस, अगर हम इसको ज़रा खोल के लिखें तो ये 2.5 मिलियन जो है वो तकरीबन 25 लाख जो है वो 25 लाख ऑर्गेनिज़म जो है वो बनते हैं। इन ऑर्गेनिज़म में प्लांट्स भी शामिल हैं। अब प्लांट्स का वो बताते हैं तो ऑलमोस्ट 5 लाख जो हैं वो प्लांट्स हैं, और इसी में बाकी जो हैं वो 2 मिलियन यानी 20 लाख जो हैं वो क्या हैं, वो एनिमल्स हैं। अब इतने ऑर्गेनिज़म पूरी दुनिया पर पाए जाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, और ओवरऑल वो 2.5 मिलियन ऑर्गेनिज़म बनते हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये ऑर्गेनिज़म जो है ये सिर्फ इतने ही नहीं है, ये वो हैं जो स्टडीड हैं या डिस्कवर्ड हैं। डिस्कवर्ड, अब जब हम डिस्कवर्ड की बात करते हैं ना, डिस्कवर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि बस देखा और पहचान लिया कि ये कोई नया ऑर्गेनिज़म है, ऐसे नहीं है, बल्कि उनकी मॉर्फोलॉजी, उन ऑर्गेनिज़म की जो डिस्कवर्ड है, इवन एक छोटा सा ऑर्गेनिज़म, मामूली सा ही कोई ऑर्गेनिज़म क्यों नहीं है, उसकी तमाम उसकी जो है वो मतलब वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सो रिप्रोडक्शन, उसकी रिप्रोडक्शन को स्टडी कर लिया गया है, उसकी ईटिंग बिहेवियर को, उसके फूड को, उसकी मॉर्फोलॉजी को, ठीक है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी यानी एनाटमी को, ठीक है, यानी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, उसकी जेनेटिक्स को, उसके डीएनए को, उसके मतलब एक ऑर्गेनिज़म को हर लिहाज से, ठीक है, जो है वो स्टडी कर ली या जाना ही एक्चुअली ऑर्गेनिज़म को स्टडी करना है और उसकी डिस्कवरी है। तो ऐसे फ़र्ज़ करें एक ह्यूमन बीइंग है ना, तो ह्यूमन बीइंग की लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं वो स्टडी किए जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो दे हैव कम्प्लीटली स्टडीड और दे हैव डिस्कवर्ड। सिमिलरली और दूसरी बेशुमार स्पीसीज़ हैं, तो कोई भी स्पीसीज़ है, चाहे वो ऑर्गेनिज़म हो यानी कोई प्लांट हो, कोई एनिमल हो, कोई बैक्टीरिया हो, जब हम उसकी मुकम्मल स्टडी करते हैं ना, तो हम उसको साइंस के लिटरेचर में ऐड कर देते हैं, यानी उसको किताबों में फिर पढ़ाया जाता है, उसको उसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रॉपर स्टडी होती है उसकी, उस ऑर्गेनिज़म की। तो इस तरीके से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज़म जो हैं वो अब तक स्टडी हो चुके हैं, यानी ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये नंबर स्पीसीज़ का नंबर है, यानी स्पीशीज़ जो हैं ये इतनी जो हैं ये स्पीशीज़ हैं। स्पीशीज़ का मतलब जब हम स्पीशीज़ की बात करते हैं तो ये इतनी नस्लें हैं, इतनी ऑर्गेनिज़म्स की नस्लें हैं, और हर स्पीशीज़ के अंदर बेशुमार मेंबर्स हैं, करोड़ों में अरबों में मेंबर्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज़ हम ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, तो हमारा नंबर इस वक्त दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन है, विच इज़ अराउंड आप कह सकते हैं कि 8 अरब जो है वो दुनिया की इंसानी आबादी है। तो ये एक स्पीशीज़ है जिसमें इतने मेंबर्स हैं, इतने लोग, इतने फ़र्द हैं, और इसी तरीके से 25 जो है वो लाख स्पीसीज़ के अंदर कितने मेंबर्स होंगे। तो इमेजिन करें कि साइंटिस्ट ने कितना बड़ा काम किया। और जब ये इन ऑर्गेनिज़म को हम स्टडी कर लेते हैं ना, तो उसके बाद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ऑर्गेनिज़म किस तरीके से ज़िंदगी बसर करता है, इसका हमारे एनवायरनमेंट में क्या रोल है, किस तरीके से दूसरी स्पीशीज़ के साथ इसका इंटरेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टडी कर ली जाती हैं। अब इस नंबर के मुताबिक साइंटिस्ट एक और बात एस्टिमेट यानी कि लगाते हैं, वो ये है, वो कहते हैं कि ये जो नंबर अभी तक डिस्कवर हुआ है ना, ठीक है, 2.5 मिलियन का, वो कहते हैं ऑलमोस्ट 5 to 30 मिलियन मोर टू डिस्कवर, यानी इतनी 5 से लेकर 30 मिलियन तक अभी ऐसी स्पीशीज़ हैं इस दुनिया में जो अभी डिस्कवर होने वाली हैं, जो अनडिस्कवर्ड हैं, जिन तक हमारी अभी एक्सेस नहीं हुई, हमने उनको नहीं देखा, और हम मतलब वो मौजूद तो हैं इस ज़मीन पर, लेकिन उनको हमने देखा नहीं। और एक और चीज़ भी याद करने की है
कि ऑन डेली बेसिस साइंटिस्ट जो है ना वो कोई ना कोई स्पीशीज़ ऑफ प्लांट, एनिमल और फंजाई वगैरह, ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई ना कोई नई स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर करते रहते हैं। ये 5-6 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, और यानी डेली बेसिस पे स्पीशीज़ की डिस्कवरी जो है वो जारी व सारी है। और इस तरीके से इस नंबर के अंदर जो कंटिन्यूसली एडिशन हो रही है नई स्पीशीज़ की। और ये जो साइंटिस्ट एस्टिमेट बता रहे हैं 5 से 30 मिलियन जो हैं स्पीशीज़, ये वो स्पीशीज़ हैं जो अभी तक डिस्कवर होनी हैं, यानी अभी वो ज़मीन पर तो मौजूद हैं लेकिन साइंटिस्ट की दस्तरस में नहीं है, उन्हें नहीं पता, उनको उनके बारे में ये सारी जो है वो स्टडी अभी तक नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ स्पीशीज़ की जो है वो नंबर दिए हुए हैं, इनमें से वो बता रहे हैं कि 53.1% जो है ये इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से 17.6% आर वास्कुलर प्लांट्स, वास्कुलर प्लांट्स कौन से वाले प्लांट्स हैं जिनमें वास्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फिलोएम होता है। इसके अलावा 19.6% जो है ये हमारे पास 19.9% जो है ये हमारे पास दूसरी स्पीसीज़ हैं, जैसा कि इंसेक्ट्स की स्पीसीज़ कर लें और जो अदर देन इंसेक्ट्स हैं, और इसके अलावा 9.4% जो है वो फंजाई है, यानी अदर देन इंसेक्ट्स जो हैं, अदर देन इंसेक्ट्स जो हैं ये हमारे पास 19.4% और 9.4% हमारे पास फंजाई है। तो देखिए ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, यानी ये जो 25 लाख डिस्कवर्ड हैं, ये सारे इस तरह से हैं, इनमें सबसे ज़्यादा यानी मोर देन हाफ जो है वो इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, और ये इंसेक्ट्स क्या हैं, ये एनिमल किंगडम में स्टडी किए जाते हैं, यानी इंसेक्ट्स भी एनिमल्स हैं। और प्लांट्स जो हैं, जो कि हमें हर तरफ देखते हैं ना, इतने बड़े प्लांट्स हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है, उनका नंबर जो है उनकी स्पीशीज़ का वो बहुत कम है, 17.6%। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास यानी कि ऑर्गेनिज़म की जो है वो स्पीशीज़ की डिस्कवरी, कितनी ऑर्गेनिज़म है, स्पीशीज़ है। अब हमने देखना है फाइलेटिक लाइनेज क्या है। फाइलेटिक लाइनेज क्या है कि ये जितने भी आपको ज़मीन के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज़म नज़र आते हैं ना, ये सारे ही एक कॉमन एंसेस्ट्री रखते हैं, यानी ये पीछे से एक ही ओरिजिन से ये बिलोंग करते हैं। जिस तरह मैंने अपने इससे पिछले लेक्चर में लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड लिविंग वर्ल्ड इन टाइम में मैंने आपको समझाया कि ऑर्गेनिज़म जितने भी दुनिया में हैं वो सारे ओरिजिनेट हुए हैं एक सिंगल ऑर्गेनिज़म से, और यही क्या है, फाइलेटिक लाइनेज। तो अब मैं इसको फाइलेटिक लाइनेज को जो बुक में इसकी तारीफ़ लिखी हुई है, डेफिनेशन है, वो समझाता हूँ और फिर हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। जी स्टूडेंट, फाइलेटिक लाइनेज, तो फाइलेटिक लाइनेज को हम डिफ़ाइन करते हैं, ये बुक की वर्डिंग है, इट इज़ एन अनब्रोकन सीरीज of species, यानी phyletic lineage is an unbroken series of species arranged in ancestor to descendant sequence, arranged in ancestor to descendant sequence with each later species having evolved from one that immediately preceded it। जी अच्छा, ये वर्डिंग जो है ना, ये एक स्टूडेंट के लिए जो कि न्यू स्टूडेंट है इंटरमीडिएट लेवल में, उसके लिए ये वर्डिंग अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। इस वर्डिंग को मैं समझाऊंगा आसान करके, ताकि आपको ये फाइलेटिक लाइनेज की डेफिनेशन अगर आप याद करें, इसी तरह सच याद करें, तो आपको याद भी हो और समझ भी, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो। तो इट इज़ एन अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीसीज़। अब सीरीज़ ऑफ स्पीसीज़ की अगर हम बात करें तो सीरीज़ का मतलब होता है वन आफ्टर एनदर। ठीक है, फ़र्ज़ करें दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, सी, डी एंड ई।
So A comes after B, B comes after A and C comes after B. So this is a series arrangement. See, okay. अब A, B, C, D. Let's suppose these are the species. These are the species that we are taking as an example. So A species जो है उसके बाद B है C. अगर ये जो है ये फादर है यानी एंसेस्टर है, फादर की जगह मोर अप्रोप्रिएट वर्ड है एंसेस्टर. एंसेस्टर. सो अगर ये एंसेस्टर है, फादर है, तो ये उसकी औलाद होगी बी और सी फिर उसकी होगी और इस तरीके से ये आगे सीरीज़ में ये सिलसिला चलता रहेगा. अब ये तो बात आपको कंफर्म होगी ना, इट इज़ एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, यानी इसमें ये बी को ब्रेक नहीं कर सकते. ए के बाद सी नहीं डायरेक्ट आएगा, उसके ए के बाद हमेशा बी और बी के बाद उससे अगली नस्ल और उससे अगली नस्ल, दरमियान में कोई गैप नहीं होगा. और ये ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जो ऑर्गेनिज्म ज़िंदा है वो अपनी औलाद को पहले पैदा करेगा, ना कि अपने पोतों को या दोतों को वो पैदा करेगा. यानी अपने ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर को नहीं पैदा करेगा, बल्कि पहले उसे अपना उसका बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी और उसके बाद उसकी अगली नस्ल. तो अनब्रोकन है, इसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं है. अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस. सो द लेफ्ट साइड ऑफ दिस सीरीज इज द एंसेस्टर्स एंड द राइट साइड इज द डिसेंडेंट. Descendants mean offsprings, यानी बच्चे औलादें. Descendants mean औलादें. तो अरेंजमेंट का भी बता दिया कि ancestor to descendant उसकी सीक्वेंस होगी with each later species. और जो लेटर स्पीशीज़ का मतलब है जो अगली स्पीशीज़ होगी, यानी बाद में आने वाली. फ़र्ज़ करें ये पहली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इसके बाद में आने वाली ये बी है, और अगर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इसके बाद में आने वाली ये सी है, और अगर हम सी को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके बाद में आने वाली ये डी है. सो विद ईच लेटर स्पीशीज़, हर आने वाली जो स्पीशीज़ होगी वो अपने से पिछले, हैविंग इवॉल्व फ्रॉम वन, वो अपने से पहले वाले जो उसके एंसेस्टर होंगे उसी से इवॉल्व होगी. और यहाँ एंसेस्टर का वर्ड नहीं लिखा हुआ है इमीडिएटली प्रीसीडेड इट. यानी इमीडिएटली प्रीसीडेड इट का मतलब ये है कि कोई भी स्पीशीज़ है ना, फ़र्ज़ करें ये बी है, ये हमेशा फ़ौरन यानी हमेशा इवॉल्व होगी अपने से पहली जो है, जो इससे पहले जो ऑर्गेनिज़म यानी इसके एंसेस्टर होंगे या फादर होंगे. सो ईच स्पीशीज़ यानी डिसेंडेंट सीक्वेंस विद ईच लेटर स्पीशीज़, हर आने वाली जो लेटर बाद वाली स्पीशीज़ है वो अपनी से पहली वाली स्पीशीज़ से इवॉल्व होगी. तो ये हम इसको बोलेंगे फाइलेटिक लाइनेज. अब फाइलेटिक लाइनेज को ये तो होगी इसकी डेफिनेशन. अब मैं थोड़ा सा ना इसका समझाता हूँ फाइलेटिक लाइनेज को. अगर हम देखें कि फोसल की स्टडी जब हम करते हैं तो हम ये चीज़ बड़ी गौर करते हैं कि एक ऑर्गेनिज़म, फ़र्ज़ करें हम किसी एक ऑर्गेनिज़म से शुरुआत करते हैं, ठीक है, और इस ऑर्गेनिज़म की आगे औलाद हुई 3, तो ये 3 लाइनें होगी. अब एक फ़र्ज़ करें ये वाली औलाद बच्चे नहीं पैदा कर सकी, ये फौत होगी, ये डेड होगी अपनी लाइफ में, और फिर इसमें आगे इस उसकी जो ऑफस्प्रिंग ने इसने आगे फिर जो है वो ऑफस्प्रिंग न्यू जनरेशन जो है वो पैदा की, नए बच्चे पैदा किए, और इसी तरह इसने भी किए. फ़र्ज़ करें इसके ज़्यादा थे, इसके थोड़े कम थे. अब क्योंकि ऑर्गेनिज़म में हर ऑर्गेनिज़म अपने जैसी औलाद पैदा करने की सलाहियत रखता है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ट्री की शेप जो है वो आ रही है, ठीक है, जिसमें ये एक आपके पास बेस है, ट्रंक है जो एंसेस्टर को, फोर फादर्स को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी जितनी भी ये लाइंस हैं, ठीक है, ये रिश्तेदारी की लाइन है, ये जो रिलेटिव्स हैं, ये सारे जो हैं ये इस कॉमन एंसेस्ट्री से बिलोंग करते हैं. एंड दैट इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट द फाइलेटिक लाइनेज. यानी यही वो फाइलेटिक लाइनेज है कि जिसमें हर स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ के साथ जो है वो लिंक्ड है, जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, और जो भी स्पीशीज़ इवॉल्व होती है वो अपने से पिछली स्पीशीज़ से ही आगे इवॉल्व होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था फाइलेटिक लाइनेज. अब साइंटिस्ट जो हैं, आखिरी बात इस टॉपिक के हवाले से, साइंटिस्ट ये बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं ना, मतलब जिनकी अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो देखा कि ऑर्गेनिज़म की जो एंसेस्टर और दूसरी हिस्ट्री जो मैंने रेज़ कर दी है कि ऑर्गेनिज़म जो है ना, फोसल रिकॉर्ड में जितने भी ज़मीन के नीचे फोसलाइज्ड ऑर्गेनिज़म हैं वो तमाम के तमाम जो है ना वो इस तरीके से हमें नहीं मिलते. मतलब हमें ये नहीं मिलता कि ये एक ऑर्गेनिज़म हमने मिला है तो उसके दूसरे ऑर्गेनिज़म और उसके औलादें जो वो सारी हमें फॉसिलाइज्ड फॉर्म में मिलेंगी, ऐसा नहीं होता. उसकी वजह यह है कि फॉसिल रिकॉर्ड में ना कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म होते हैं जिनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है, तो वो प्रिजर्व नहीं होती, मतलब वो
वो प्रेशर बेयर नहीं कर सकती, ठीक है, सेडिमेंट्स का प्रेशर नहीं बेयर कर सकती, और प्रेशर बेयर ना करने की वजह से वो जो है वो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म वो जो है वो उनकी बॉडी जो है वो फॉसिलाइज्ड नहीं होती। तो ऐसी जब रिकॉर्ड मिस होगा तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो पेडिग्रीज या कह लें कि ये लिनीज जो है वो नहीं बना सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक था फाइलेटिक लाइनेज। ठीक है, तो इसमें हमने ये सारा जो है वो सीखा, और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज सच आपने याद करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले लेक्चर्स के लिए इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा।